ठीक है देखो, अच्छा देखो उसमें क्या है, अंडर द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, डी स्प्लिटिंग हो जाता है। क्रिस्टल फील्ड मॉडल बोलता है, उसी चीज का आंसर से कंटिन्यू करना कि वो कल यही करना था ना, यही से स्टार्ट करना था ना, व्हाई डू दिस फॉर्म, ठीक है सर। हाँ बोलो। साहब वो शॉर्ट में वो स्पिन वाला बता सकते क्या वापस, जो लास्ट क्लास में बताया था आपने? हाँ वही, ये वाला। अच्छा मुझे इतना बताओ, स्पिन पेयरिंग एनर्जी वाला बता दिए थे क्या कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे, नहीं चलो ठीक, इसको लिखो। वो लास्ट में वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तक आए। ओके ये कर दिए थे ना कि मान लो अगर ये कैसे आप, ओ दिस नोटिस डन, यस यस यस, मुझे लग रहा है ये हो गया था, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ये कॉस्ट ये वाला कि अगर इनिशियली मान लो D1 सिस्टम है तो सब इनिशियली ये काम इनिशियली यहाँ आएगा। D2 सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो ऐसा ही रहेगा। D2 सिस्टम भी क्या करेगा, ऐसा ही रहेगा। D3 सिस्टम भी क्या करेगा, ऐसा रहेगा। अच्छा D4 सिस्टम के लिए दो ऑप्शन थे, ये बता चुका था ना, 1 2 3 4। अगर ये ऊपर जाता है तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा, डेल्टा होगा, और अगर ये नीचे जाता है तो दिस विल हैव टू एब्जॉर्ब एन एक्स्ट्रा एनर्जी, इसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे, कौन सा प्रिफर करेगा 1 और 2 में से? अगर डेलो पी से ज्यादा होगा तो क्या प्रिफर करेगा, तब प्रिफर करेगा पेयरिंग अप। क्लियर है ना, तो डेलो ये गैप अगर बहुत हाई होगा, ये गैप, तो ऊपर जाके एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों लेगा, पेयरिंग अप कर लेगा। और अगर डेलो पी से कम होगा तो पेयरिंग अप नहीं करेगा। ठीक है यहां तक, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, चलो आगे बढ़ रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, यहाँ से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, CFT का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है एक्सप्लेन्स द कलर फिनोमेनन। ये VBT नहीं बता पाया था कि ऐसा क्यों होता है, बट ये बता दिया कि क्या है। देखो इसका क्या है, CFT बोलता है कि एक कंपाउंड इसीलिए कलर्ड है, ठीक है, when it absorbs light in the visible range। मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, एंड द कलर जो हम लोग को दिखता है is the complementary color of the light that is absorbed। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो मिलता है दैट इज नथिंग बट फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर, और इसी फिनोमिनन को बोला जाता है DD ट्रांजिशन। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, कैसे उसने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन से पहले तो एक चीज याद रख लेना,
बेसिक फिनोमिनन वो ये बोलता है कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस पर व्हाइट लाइट गिरता है, तो मॉडल बोलता है कि जरूर इस व्हाइट लाइट का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब, व्हाइट लाइट में वेव जोर है, तो इनमें से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है कॉम्प्लेक्स। क्यों करता है अभी देखेंगे, बट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब। और जो लाइट रिफ्लेक्टेड होता है, अब लाइट रिफ्लेक्ट होगा, उसमें से व्हाइट लाइट माइनस वो पर्टिकुलर वेवलेंथ गायब रहता है। व्हाइट लाइट में से वो पर्टिकुलर वेवलेंथ गायब रहता है, और यही हम लोग को कलर दिखता है। और चीज ध्यान देना, एक कलर व्हील होता है, इसको जरूर देखिएगा, कलर व्हील। इसको कलर व्हील बोलते हैं। इसका यूज करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कलर, सीएफटी बोलता है अगर ग्रीन कलर दिख रहा है तो जरूर कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया होगा, वो उसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा, रेड। अगर ऑरेंज दिख रहा है तो जरूर कौन सा वेवलेंथ ऑब्जर्व किया होगा, ब्लू। ब्लू दिख रहा है तो कौन सा, ऑरेंज। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि ये होता कैसे। देखो देखो इस क्वेश्चन के, जैसे एग्जाम्पल TiH2O6+3 का कॉम्प्लेक्स है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज वायलेट इन कलर, ठीक है, ये वायलेट इन कलर है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। टीआई कौन सा सिस्टम है सीएफटी के हिसाब से, D1 सिस्टम। तो सीएफटी बोलता है कि जरूर यहां पर वाटर के प्रेजेंस में ऐसे बैठा होगा इलेक्ट्रॉन T2G में, इस पर व्हाइट लाइट गिरा होगा, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया होगा, ठीक है। और अगर ये वायलेट कलर है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये वायलेट कलर है तो इसका मतलब जरूर क्या हुआ होगा, लाइट जो इस पर गिरा होगा, कौन सा पर्टिकुलर व्हाइट लाइट का कौन सा वेवलेंथ ये निकाल दिया होगा, सॉरी यूज किया होगा, लाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ वायलेट के जस्ट ऑपोजिट कौन सा है, येलो। जरूर ये एब्जॉर्ब हो गया होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया होगा, किसमें, T2G से EG। और यही कारण है कि कॉम्प्लेक्स क्या दिखता है, ये समझ में आया सबको। ये जो डेल्टा O है ये किसके बराबर होगा, लैम्डा। और ये जो है ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये कौन सा लाइट है, दिस इज इन द रेंज ग्रीनिश येलो रीजन में एब्जॉर्ब हुआ है। सो व्हाट आर द कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल, कंडीशंस क्या होने चाहिए फॉर डीडी ट्रांजिशन। सीएफटी के हिसाब से क्या कंडीशन होना चाहिए डीडी ट्रांजिशन के लिए, बताओ। पहला तो देयर मस्ट बी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डीडी ट्रांजिशन बोल रहे हो, इसका मतलब 2 डी ऑर्बिटल्स आएंगे ना।
डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिसिंग होना चाहिए, इसका मतलब लिगेंड होना चाहिए, तभी उसी के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होगा। दूसरा, देयर शुड बी एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा, मतलब डी ट्रांजिशन का फिनोमेनन इज नॉट ऑब्जर्व्ड फॉर पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, D0 एंड D10 सिस्टम। स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ बोलो। फर्स्ट पेज दिखा दो। हाँ, So lambda अपने greenish yellow क्यों लिखा? क्योंकि देखो अच्छा। अगर ये कलर अगर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वायलेट का, तो उसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा कलर है? इसी रीजन में है, ग्रीन येलो रीजन में ही है ना कोई। Oh, यही तो कलर बोलता है ना कि क्यों कलर आया। एक्सप्लेनेशन यही तो दिया है CFT की, जरूर स्प्लिटिंग हो गया है तो व्हाइट लाइट गिरा होगा इस कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम वाले कॉम्प्लेक्स पर, इलेक्ट्रॉन ग्रीनिश येलो रीजन ऑब्जॉर्व करके ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया होगा, और जो हम लोग को रिफ्लेक्टेड लाइट मिला उसमें से येलो ग्रीन रीजन नहीं रहेगा, तो व्हाइट में से जब येलो ग्रीन निकाल दोगे ना तो वायलेट ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है। और थर्डली, थर्ड कंडीशन इज, सर हाँ बोलो। सर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है ना? हाँ, एटलीस्ट एक होना चाहिए। और ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब मस्ट बी इन विच रीजन? 3 कंडीशंस। विजिबल रेंज, ऑब्वियस बात है, अगर नहीं होगा विजिबल रेंज में तो कलरलेस दिखाई पड़ेगा। अगर लाइट एब्जॉर्ब करता है जो हम लोग के रेंज में नहीं है, अदर देन विजिबल रेंज, तो क्या होगा? कंपाउंड कलरलेस होगा। जैसे इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, पूछता है SCH2O6+3 कलरलेस है, बताओ वाई। आंसर, अरे Sc+3 कौन सा D0। सिस्टम है? D0 सिस्टम है। D0 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन है ही कहाँ? D0 सिस्टम, नो डी ट्रांजिशन ऑब्जर्व्ड। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, यही कॉम्प्लेक्स को अगर स्ट्रांगली हीट कर दोगे तो ऐसे ये वायलेट है, कलरलेस हो जाता है, क्या रीजन? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर जरूर पानी के मॉलिक्यूल क्या हो गए होंगे? रिमूव हो गए होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर। वाटर अगर रिमूव हो गया तो क्या कोई लिगेंड बचा? नहीं सर। कोई लिगेंड नहीं है। कोई लिगेंड नहीं है तो CFT के हिसाब से क्या कोई स्प्लिटिंग हुआ? नो सर। कोई स्प्लिटिंग नहीं हुआ, और स्प्लिटिंग नहीं हुआ तो क्या होगा? कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगा। सर वाटर के सारे मॉलिक्यूल छूट जाएंगे या फिर कोई बचेगा? नहीं, स्ट्रांगली हीटिंग में सभी छूट जाए। ठीक है, कलरलेस आता है। इसका एक और क्वेश्चन देखो ऐसे आता है कि CuSO4.5H2, अगर आप लोग को याद हो तो ये होता है ब्लू इन कलर, और इसी को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं ना तो CuSO4 मिलता है, और ये एनहाइड्रस व्हाइट इन कलर। इसका रीजन तो वाटर सेम, The water molecule present.
अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना, ये वाला CuSO4.5H2O के स्ट्रक्चर में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया हुआ है, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। 4 वाटर मॉलिक्यूल, नॉट 5। थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और द 5th वाटर मॉलिक्यूल that is involved in हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना इसको। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी Cu2+ का 6 होता है। स्ट्रक्चर्स आगे देखेंगे। CSO4 अभी के लिए इतना याद रखना। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा कि आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं। और आपको बता दिया जाएगा कलर, आपको बोला जाएगा कलर, इनमें से किसी का कलर सीन इतना है, किसी का कलर ब्लू है, किसी का ग्रीन है, किसी का वायलेट है। बोलेगा मैच द कलर, कि कलर को मैच करिए। ठीक है, अब देखो इसका कैसे करते हैं, हाउ डू मैच। देखो सिंपल सा आंसर क्या होगा। कलर सीन क्या क्या है, कलर सीन में किसी का कलर ब्लू है, किसी का कलर ग्रीन है, किसी का कलर वायलेट है, ये हम लोग को मालूम है। तो कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड क्या होगा बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री व्हील से। इनमें से जिसका भी कलर ब्लू है, जरूर उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा? ऑरेंज। जिसका भी कलर ग्रीन दिख रहा है, वो रेड एब्जॉर्ब किया होगा। जिसका कलर वायलेट दिख रहा होगा, वो येलो एब्जॉर्ब किया होगा। ये हम लोग को मालूम है। अब ध्यान देना, ये भी आपको मालूम है विबजोर के हिसाब से। आपको ये मालूम है कि आप जैसे जैसे आगे जाते हो, एनर्जी क्या होता है? कम होता एनर्जी है। 80/लैम्डा, एनर्जी 80/लैम्डा होता है ना। यस सर, तो कम होता है अरे लैम्डा सबसे ज्यादा किसका है? रेड। रेड का। रेड का। एनर्जी इंक्रीज करता है ना। एनर्जी ऑर्डर इंक्रीज करता है ना। सर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो increase। नहीं रे, एनर्जी इंक्रीज करेगा ना विबजोर, VIV GY, और ना एनर्जी इंक्रीज करेगा। देखो इसको, सबसे ज्यादा एनर्जी सर किसका? लेफ्ट राइट जाएंगे वायलेट तो का। रेड का है। रुको रुको रुको, सर करेक्ट है सर। ठीक तो है। रेड का वैलेंस सबसे कम है ना, सॉरी वायलेट का वैलेंस सबसे, हाँ रेड का सबसे ज्यादा है ना, तो ठीक तो है, एनर्जी इंक्रीज करता है। अब देखो, देखो ध्यान से, इनमें से जिसने भी ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब किया है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है फिर बताओ? 3 कॉम्प्लेक्सेस वायलेट। होंगे, हाँ सबसे ज्यादा एनर्जी है वायलेट का। हाँ मतलब इनमें से देखा, येलो का, फिर किसका? ऑरेंज का, फिर रेड का। तो मुझे एक चीज बताओ यार,
एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही ना इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया है। तो अगर जिसको येलो लाइट एब्जॉर्ब करना पड़ा, सोचो कि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में बहुत का गैप होगा, Yes, sir. हाईएस्ट होगा। और जो रेड ही लाइट से पिद्दी सा रेड लाइट से ही चला गया, वो कैसा होगा? वहां पर गैप बहुत ही कम होगा। उसको रेड ही लाइट से ऊपर चला गया कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर, और ऑरेंज वाला बीच में कहीं होगा, इसका गैप कहीं बीच में होगा। तो अब मुझे बताओ, और गैप किस पर डिपेंड करता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग को मालूम है सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग, ये तो हम लोग ने किया है लास्ट क्लास, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन करता है? ये तो ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है। ईएन करता है, फिर अमोनिया करता है, फिर पानी करता है। तो अगर जो येलो, जो कलर ब्लू दिख रहा है, नहीं सॉरी, जो जिसने येलो एब्जॉर्ब किया है, जरूर ये ईएन वाला कॉम्प्लेक्स है, और जरूर ये पानी वाला है, और ये अमोनिया वाला है। इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो जरूर ईएन वाला कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा? ईएन वाले इसमें से वायलेट Yellow. वाला कौन है? यस, नहीं, कलर येलो नहीं है, कलर क्या है ईएन वाले कॉम्प्लेक्स का? वायलेट। येलो तो एब्जॉर्ब किया है। NH3 वाले का कलर क्या है? ब्लू। और पानी वाले का कलर क्या है? ग्रीन। समझा कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को? Yes, sir. सर वो स्क्रीनशॉट लो। ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन H2 वो कैसे पता चलता है? वो हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लास्ट क्लास किए थे ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो लास्ट क्लास, उसमें एक ऑर्डर लिखाया था, तो उसी ऑर्डर में देखो है, लिखाया है ना इस सीरीज का ऑर्डर आप लोग को? Yes. है ना, Yes. लिखा है ना? हाँ देखो। Yes, sir. वो बताया था ना कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टोरी भी सुनाया था कि सबसे पहले F- लगा था कि F- होना चाहिए, बट ऐसा तो हुआ नहीं, तो फिर ऑब्जर्वेशन किया गया, उस Yes, sir, ऑब्जर्वेशन yes, की sir. बेसिस पे। याद है? ठीक है, तो ये सर सबसे उसमें ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा ना, मैक्सिमम स्प्लिटिंग ये करेगा। हाँ बोलो। सर वो सीरीज डेल्टा ओ का ऑर्डर बता दिया ना। डेल्टा स्प्लिटिंग का, ओ का या टेट्राहेड्रल का सबसे yes. ज्यादा स्प्लिटिंग ईएन करता है, ये ऑब्जर्वेशनल फैक्ट। ओके ठीक है, तो जो स्प्लिटिंग किया होगा वहां गैप, जिसको येलो लाइट लगा, मतलब समझो वहां गैप ज्यादा था, तभी तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाने में हालत खराब हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब जनरली जिन कंपाउंड्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो कलरलेस तो होते हैं, बट ठीक है, कुछ ऐसे, बट ये हमेशा रूल नहीं है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड देखे गए, ठीक है, जो D0 D10 सिस्टम्स हैं, सर्टेन D0 D10 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, लेकिन वो कलर शो करते हैं। और ये आपको पूरा मेमोराइज रखना है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना नहीं है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर फिनोमिनन। So first word क्या है? जनरली ठीक है, ठीक है ना। व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर? आपको एनसीईआरटी में जो लिखा है या जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको इसके डिटेल्स में नहीं पूछा जाएगा, आपको कुछ कंपाउंड्स देकर बोलेगा इसे कलर का कारण क्या है, तो मैं लिखा देता हूँ, वो आपको याद रखना है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है KMnO4। KMnO4 +7 सिस्टम है, +7 मतलब D0। दिस शुड हैव बीन, अगर DD ट्रांजिशन ही अकेला फिनोमिनन होता तो कलर नहीं होना चाहिए, बट KMnO4 जो है कौन सा कलर है मालूम है?
पर्पल कलर। और इसका जो कारण है पूछता है, कारण पूछता है चार्ज का ट्रांसफर। फिर डिटेल्स हम नहीं जाना है कि क्या हुआ, वो पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। और इसमें देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑन वन ऑक्सीजन लिगेंड ये एक्साइट हो जाता है into a vacant d orbital। और इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब मोमेंटरीली ये ट्रांसफर होता है लिगेंड से मेटल, देख रहे हो लिगेंड कौन है, ऑक्सीजन से मेटल, तो इसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। डायरेक्ट क्वेश्चन, why is KMnO4 colored? Answer will be phenomenon। So you are not audible. सिलेबस में इसके आगे नहीं आएगा। And why is TiH2O6 colored? So आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रहा है अभी? अरे अभी आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है? तो अभी आ रहा है। सर अभी क्लियर। आ रहा है, हाँ। और इसके कलर का कारण क्या है? DD ट्रांजिशन। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखाएं। ऐसा ना सर Ti3 प्लस T1 होगा इसीलिए ना। हाँ D1 सिस्टम होगा। अच्छा अब इसे ध्यान दो, जनरली ये देखा गया है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो चार्ज ट्रांसफर के कारण जो कलर आता है, चार्ज ट्रांसफर के कारण जो कलर है, आर जनरली मोर इंटेंस देन DD ट्रांजिशन। ये पूरी फैक्चुअल बातें हैं, इनको आपको याद रखना है, इसके ऊपर लॉजिक मत लगाना ज्यादा, ये MOT से ज्यादा आता है, आपसे नहीं पूछेगा। सिर्फ बस फैक्चुअली जो जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ कुछ तो याद रख लीजिएगा। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि कलर की अगर इंटेंसिटी देखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, ऑब्वियस बात है जनरल रूल है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा इंटेंस कलर टेट्राहेड्रल होते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है COH2O6+2, ये होता है लाइट पिंक कलर का, और COCl4 2-, हाँ प्रोवाइडेड दोनों सेम मेटल के कॉम्प्लेक्स हो। क्यों होता है, अगेन रीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसको एक लेपोटे रूल, स्पिन फॉरबिडन, वो सब कहानी है, बहुत आगे पढ़ते हैं, जरूरत नहीं है। इसका कलर है डीप ब्लू, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, दिस इज मोर इंटेंस। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लिगेंड टू मेटल, जो मैंने एग्जांपल दिया, लिगेंड टू मेटल CT, इसको क्या बोलेंगे, LMCT फिनोमेनन। और एक होता है कभी कभी मेटल टू लिगेंड, इसको बोलते हैं MLCT। आपको क्या पूछेगा फिर सर, क्वेश्चन कैसे आएगा, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछेगा। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स कौन है, KMnO4 कलर पर्पल, K2Cr27
फैक्चुअल पूछेगा ऑरेंज, एकदम याद रखना। CrO4 माइनस कलर येलो, SnI4 कलर ऑरेंज, FeH2O5 NoSO4। अब इसका तो कलर क्या ही बोले, इसका तो नाम ही है ब्राउन रिंग, ठीक है। CDS कैडमियम येलो, इन सब में कलर। PbCrO4 ये भी येलो। और मेटल टू लिगेंड के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं इस चार्ट के अंदर। कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एग्जांपल्स। FeCO5, फेरोसीन, बिस बेंजीन क्रोमियम, NiCO4, K4FeCN6, स्क्रीनशॉट लो, ये फैक्चुअल पार्ट आपको याद रखना है। सर ये कैसे याद होगा? नहीं, इसको देखना पड़ेगा इनऑर्गेनिक में, ये तो याद रखना है। याद रखने का एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जनरली ये हम लोग किए थे ना, कोई पाई एसिड्स होते हैं और कोई पाई डोनर्स होते हैं, ये किए थे ना। जनरली अगर पाई एसिड्स दिखाई पड़े, पाई एसिड्स कौन कौन होते हैं याद है, जो बैक डोनेशन करते थे? CO, CN माइनस, ये सब अगर दिखाई दें तो आप जनरली मेटल टू लिगेंड होगा। और पाई डोनर्स जो होते थे, पाई डोनर्स याद है कौन कौन से थे? OH माइनस, O-2, Cl माइनस, Br माइनस, ये सब कहीं दिखाई पड़े लिगेंड, तो ये लिगेंड टू मेटल होगा। ये मैं फिर भी बहुत हद तक ये कर दिया हूं, बट याद तो सर रखना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। जो सेकंड हैशटैग में आपने पढ़ा है वो क्या समझा आपने? वो मैंने बताया कि जनरली ऑक्टेहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनका जो कलर का इंटेंसिटी देखा गया है वो टेट्राहेड्रल से थोड़ा कम देखा गया। जैसे कि ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 वाला का कलर लाइट पिंक दिख रहा है और इसका कलर डीप ब्लू दिख रहा है। समझा? ओके सर। अच्छा, और सर्टेन कंपाउंड्स आर आल्सो कलर्ड, उनका कारण कुछ अलग ही होता है। ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं AgI, AgBr। AgI का कलर मालूम है क्या होता है? येलो। डार्क येलो। AgBr का पेल येलो। और इधर एक और चीज याद रखना, ग्रेटर द पोलराइजेशन, किसका ज्यादा पोलराइजेशन होता है, I माइनस का कि Br माइनस का? फजान रूल याद आ रहा है? I माइनस। हाँ, तो मोर इंटेंस इज द कलर। सो कलर के क्या क्या कारण आपने पढ़ा किया? कलर के कारण क्या क्या हो सकते हैं? DD ट्रांजिशन, और क्या हो सकता है? CT फिनोमिनन, और क्या हो सकता है? पोलराइजेशन। आपको सभी चीजें याद रखनी है। समझा सब लोग? पोलराइजेशन में लाइट कैसे ऑब्जॉर्ब होती है? हाँ, वो भी अभी के लिए उसको भी याद रखिए। नॉट उतना जानना नहीं है, पोलराइजेशन का लाइट से फिनोमिनन जानना है, ये पार्ट अभी के लिए याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, सर कलर वाले हाँ बोलो। लास्ट पेज दिखा दो ना। कलर के तो और भी फिनोमिनन है, वो मैं लास्ट में एक जब खत्म हो जाएगा, पहले जो
एनसीईआरटी में दिया है, फिर उसको कर लो, एक्स्ट्रा कुछ बातें बता दूंगा लास्ट में। लेकिन उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, आपको बस याद रखना है। ये सब मेरे कुछ, समझो कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दी, उन्होंने तो बस KM4 और K2CR2 से मेंशन किया है, मैंने एक्स्ट्रा चीजें बता दी हैं अगर पूछ लिया तो। ठीक है, अच्छा हम लोग CFSE किए हैं क्या? CFSE नहीं किए ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं किए ना? नो सर। ठीक, स्प्लिटिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अब व्हाट इज दिस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी? इट इज द एनर्जी released due to splitting और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, बताता हूं इसका क्या मतलब है। एक्चुअल फील्ड एंड स्फेरिकल फील्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रख लेना, हायर द CFSE more stable is the complex and third point, CFSE can never be negative, sorry, can never be positive, it is either negative or zero। स्क्रीनशॉट लो, बताता हूं इसका मतलब, what do you mean by this CFSE concept? इसमें क्वेश्चन आता कैसे वो बताता हूं। ठीक, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन के बताता हूँ, क्वेश्चन कैसा आएगा उससे एक्सप्लेन भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपसे पूछेगा कैलकुलेट CFSE, कोई एक कॉम्प्लेक्स दे देगा, चलो मैं करता हूं फॉर अ D4 सिस्टम, पता तो लगा ही लोगे कॉम्प्लेक्स देख करके कौन सा सिस्टम है। अब K4 FeCN6 आ जाए, Fe+2 सिस्टम है, Fe+2 मतलब कौन सा सिस्टम? D6, तो ऐसी कोई सिस्टम आ जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स, चलो वीक फील्ड लिगेंड का केस। देखो ध्यान से, इसमें क्या करना चाह रहा है, देखो अगर स्प्लिटिंग नहीं होता, अगर स्प्लिटिंग नहीं होता तो ये चारों इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रहते, मान लो सबकी एनर्जी x है। स्फेरिकल फील्ड का मतलब क्या है, इनिशियली सबको लग रहा था मेरे ही लेन में आ रहा है, धोखा मिल रहा था। हैड देयर बी नो स्प्लिटिंग तो एनर्जी कुछ होता, सब ऐसे अपने आप को प्लेस करते, तो एनर्जी ऑफ दिस फील्ड कितना होगा? 4x। क्लियर है? बट रियलिटी में क्या हुआ है, एक्चुअली क्या हुआ है, जब कोई लिगेंड बना होगा तो यहां से स्प्लिट किया होगा, दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। ये जो है ये सच्चाई है और ये धोखा है। पहला वाला क्या था, दिस वाज अ धोखा है। इसमें किसको धोखा मिला था? कुछ लोग सभी एक्साइट हो गए थे बेमतलब का, और ये सच्चाई है, रियलिटी, कि जब लिगेंड एक्चुअली में आया तो स्प्लिटिंग हुआ। उसमें कैसे भरा होगा ये 1, अब सब इलेक्ट्रॉन्स बोले अरे यार स्प्लिटिंग करो, लेट अस रीओरिएंट आवरसेल्व्स। ठीक है, 1 2 3, वीक फील्ड लिगेंड है तो ऊपर गया होगा। सबको समझ में आया कैसे पेयरिंग अप करना है ना? अच्छा, इधर ध्यान देना, इसकी एनर्जी कितनी याद है, इस सब की एनर्जी क्या है? और इसका एनर्जी x + 3 डेल्टा नॉट बाई 5। तो एक्चुअल फील्ड का एनर्जी कितना है बताओ?
3 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है 3 इंटू एक्स माइनस 2 डेल्टा नॉट बाई 5, और एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है x प्लस 3 डेल्टा नॉट बाई 5। तो टोटल कितना एनर्जी बताओ? और CFSE इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, एक्चुअल माइनस स्फेरिकल। और ये वैल्यू कितना है बताओ? एक्चुअल माइनस स्फेरिकल कितना आएगा? 4x माइनस 3 डेल्टा नॉट बाई 5 माइनस 4x। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और दिख रहा है नेगेटिव है, और ये ऑब्वियस सा बात है यार, कोई अगर स्प्लिट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना। वाई अगर हम लोग मॉडल बना रहे हैं तो कोई चीज अगर स्प्लिट कर रहा है, 3 को नीचे ला रहा है, 2 को ऊपर ला रहा है, दैट इज रीओरिएंटिंग इटसेल्फ इन विद इन गेटिंग इन ट्यून्ड विद द एक्चुअल सिनेरियो। ऑब्वियस बात है इस सिस्टम की एनर्जी, रियल सिस्टम की एनर्जी पहले से थोड़ा सा क्या होगा, मॉडल के हिसाब से देखा है तो थोड़ा सा पहले से स्टेबल होगा रियलिटी, तो डिफरेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ सबको कैसे निकालना है? स्क्रीनशॉट लो। सर पिछले वाला पेज भी दिखा सकते हैं? ठीक है देखो, अब इसको थोड़ा सा ये करते हैं। हाँ रुको, जैसे Sir, मान लो क्वेश्चन, हाँ बोलो। higher CFSE in terms of magnitude है? हाँ यस, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, साइन तो नेगेटिव है ही। अब देखो ध्यान से, जैसे अब तुमसे क्वेश्चन कैसे आएगा, कैलकुलेट CFSE फॉर, कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा। चलो एक काम करते हैं, D4 सिस्टम ले लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 SFL। देखो क्या है, अगर स्प्लिटिंग नहीं होता तो ऐसे आराम से आप भरते। एनर्जी कितना लिखते हैं स्फेरिकल फील्ड का? x, लेकिन एक्चुअली में तो सच्चाई कुछ और है। यहां तो 1 2 3 4, स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो पेयरिंग अप होगा ना, याद है ना? डेल्टा ओ जरूर पी से ज्यादा होगा, जरूर डेल्टा ओ पी से ज्यादा हुआ होगा। अब देखो ध्यान से, यहां का एनर्जी कितना होगा एक्चुअल का? अगर तुमको इन चारों इलेक्ट्रॉन को नीचे भरना है तो तुम चारों को कितना एनर्जी दिए? x माइनस 2 डेल ओ बाई 5। इतना तो एनर्जी उन चारों का है, लेकिन प्लस एक जगह आपको स्पिन पेयरिंग एनर्जी भी देना पड़ा। सो व्हाट इज द CFSE फॉर दिस सिस्टम बताओ? 4x माइनस 8 डेल्टा नॉट बाई 5 प्लस p माइनस 4x। कितना हो गया आंसर? अच्छा, ये प्रूफ कर सकता हूं कि ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये प्रूफ कर सकता हूं ना? Yes, sir. कैसे Delta प्रूफ? naught is greater than P. So, हाँ, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी से आ जाएगा। अब बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन सिंपल ऐसे आएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे। बोलोगे सर इतना क्या करके देखना पड़ेगा? नहीं, आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आप जनरल फॉर्मूला लगा सकते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स के लिए। वो फॉर्मूला है
-0.4 NT2G क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। NEG क्या है? और X क्या है? X is the number of extra pairs in actual field relative to the spherical field। जैसे कि चलो यही फॉर्मूला लगाते हैं। अगर मैं यहीं पर फॉर्मूला लगाऊं, इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करूं, तो एक्चुअल फील्ड जो येलो वाला है, इसमें कितने एक्स्ट्रा पेयर बने हैं बताओ तो? एक। यहां पर तो 0 पेयर था और यहां पर 1 पेयर दिख रहा है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? अप्लाइंग फॉर्मूला। अगर मैं यही क्वेश्चन को फॉर्मूले से करूं तो क्या होगा? -0.4 इंटू डेल नॉट। T2G में कितना? नीचे वाला T2G होता है ना, 4। 0.6 इंटू डेल नॉट इंटू EG में तो 0 है, दिख रहा है, +1 इंटू P। क्या आंसर आएगा? वही आएगा जो हम लोग को पहले आया हुआ है। सबको समझ में आया कैसे करना है? स्क्रीनशॉट लो। ये सबको समझ में आ गया ना? चलो तो सर, यहीं एक पर सेकंड, अगर एक देखो, सर 1 सेकंड कैसे हो? ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन को एक काम करते हैं, एक और कर लेते हैं। कैलकुलेट, अप्लाइंग द फॉर्मूला, कैलकुलेट CFSE फॉर D6 सिस्टम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन WFL SFL। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला देख लेते हैं। आंसर, चलो WFL केस देखते हैं। फील्ड अगर स्प्लिटिंग नहीं होता तो 1 2 3 4 5 6। स्प्लिटिंग है तो क्या हुआ होगा? 1 2 3 4 5 6। इसको बोलेंगे T2G, इसको बोलेंगे EG। फॉर्मूला जिंदाबाद, लगाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या होगा CFSE का आंसर? -0.4 इंटू डेल नॉट, नीचे में 4 है, प्लस 0.6 था ना, EG में 2 है, और कितने एक्स्ट्रा पेयर्स बने हैं? 0। 0। यहाँ भी एक पेयर था, यहाँ भी एक पेयर। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर? -0.4 डेल नॉट। और जो मैंने मैथमेटिकली बताया था करके, वही से आया है फॉर्मूला। ठीक है ना, तो तुम कर सकते हो। चलो ये तो A वाला केस हो गया, B वाला भी देख लेते हैं। अगर स्प्लिटिंग नहीं हुआ होता तो ये ऐसा ही रहता, बट स्प्लिटिंग तो हुआ है। तो CFSE कैसे लिखेंगे अब? -0.4 इंटू डेल नॉट इंटू 4
प्लस 0.6 इंटू डेल नॉट इंटू 2, सॉरी हाँ गलत कर दिया ना, -0.4 इंटू डेल नॉट इंटू 6 प्लस ईजी में तो 0 है ना, वो टर्म तो रहेगा नहीं। और कितना एक्स्ट्रा पेयर्स है? 2। सिंपल सा ऐसे तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये होमवर्क के लिए वेरीफाई कर लेना, ठीक है। D0, D1, D2, D3 सिस्टम के लिए CFSE का वैल्यू आएगा 0, -0.4 डेल नॉट आना चाहिए, -0 डेल आना चाहिए और -1.2 डेल नॉट आना चाहिए फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड फील्ड। ये घर में वेरीफाई कर लीजिएगा, उतना ही आएगा। D1 सिस्टम का -0.4 आएगा, D2 का -0.8 आएगा, D3 का -1.2 आएगा। और मालूम है SFL हो कि WFL हो, अरे भरोगे तो एक ही तरह की से, तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, D4 सिस्टम के लिए अलग आएगा। WFL का आंसर आएगा, हम लोगों ने किया ही था, -0.6 डेल नॉट, और SFL का आंसर आएगा -1.6 डेल नॉट प्लस P। D5 के लिए WFL का आंसर 0 आएगा, SFL का आंसर -2 डेल नॉट प्लस 2P आएगा। ठीक है। D6 के लिए -0.4 डेल नॉट आएगा, और फाइनली D8, D9, D10 के लिए -1.2 डेल नॉट आएगा, -0.6 डेल नॉट आना चाहिए और 0 आना चाहिए फॉर बोथ SFL एंड WFL। घर में जाकर देखिएगा, यही आंसर आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए स्क्रीनशॉट लो। सर, हाँ बोलो। जो WFL का था उसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो T2G में क्यों गए, EG में क्यों नहीं जा सकते? आवाज फिर से बोला, नहीं उतना सुनाई पड़ा, फिर से बोलो। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हाँ, में वो T2G में ही क्यों गए, EG में क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी चीज चाहेगा कि हम लोग का एनर्जी सबसे मिनिमम हो ना, तो नीचे एनर्जी में कौन है? ये एनर्जी अगर था तो सबसे नीचे एनर्जी में कौन है? T2G है कि EG है? T2G है ना। तो इनिशियली सब इलेक्ट्रॉन्स कौन सा स्टेट ऑक्यूपाई करेंगे? सब बोलेंगे कि हम कौन सा स्टेट ऑक्यूपाई करें, सबसे नीचे वाला।
समझा? पर जो लिगेंड है अगर वो डायरेक्टली हमारे पेड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल पे आए तो वो Eg तक एक्साइट हो जानी चाहिए ना। नहीं नहीं देखो, जब वो लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है तो हम लोग एक मॉडल बना रहे हैं। मॉडल में क्या हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, कुछ समझो कि dx² - y² और dz² वाले ऊपर चले गए, उसके बाद समझो कि मॉडल के बाद इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए। उसके बाद 1 मिनट, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड लेकर आ रहा है तो रिपल्शन हुआ, रिपल्शन के कारण मॉडल ऐसा है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स थे, वो बात सही है, बट बाद में वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को फिर रीएडजस्ट किए। देखो ना, लाइन लिखाया है, अपॉन अप्रोच ऑफ लिगेंड्स द इलेक्ट्रॉन्स अगेन रीओरिएंट करते हैं। ऊपर कोई हैं तो वापस वो नीचे आ गए, दे ओरिएंट देमसेल्व्स। और इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस में जो एनर्जी का जो रिलीज होता है इसी को CFSE बोलते हैं। ठीक है, यस सर, थैंक यू। मतलब इंपॉर्टेंट केस ये है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विल अगेन ओरिएंट देमसेल्व्स, अगेन ऊपर गए नीचे गए, बट फाइनली दे विल ओरिएंट देमसेल्व्स। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बात देखा है तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 ऐसे रहते हैं, तो ये क्या रहेगा बताओ? याद है, इसको बोलते थे T2 E2। व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला CFSE का टेट्राहेड्रल के लिए आएगा तो यहां पर जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर वाले का एनर्जी कितना था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 into 2 del T/5। अरे ऊपर है ना, ऊपर वाले का एनर्जी कितने से ऊपर है? 2 del T/5। नीचे वाले का एनर्जी माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E2 इन, माइनस क्यों लगा रहा हूं? बिकॉज इन दोनों का एनर्जी क्या है? रेफरेंस है नीचे, इंटू 3 डेल्टा T/5 और प्लस x इंटू पी। एक्स क्या है? रिलेटिव टू व्हाट? स्फेरिकल। बोलो कोई डाउट? ठीक है, अच्छा ये होमवर्क के लिए करना तो CFSE दिया हुआ है इस कॉम्प्लेक्स का, -x, to find CFSE of होमवर्क लिए ट्राई करना, मैं हिंट दे रहा हूं। COF 4 कौन सा केस है बताओ? दिस इज कोबाल्ट का +2 केस, मतलब कौन सा सिस्टम? और COF 2 का फॉर्मूला लगा कर निकालना, ये कौन सा केस है? ये भी CO+2 केस है, D7 सिस्टम बट टेट्राहेड्रल केस। ये है ऑक्टाहेड्रल केस, दोनों का निकालना। F- कौन सा लिगेंड है? तो मालूम है कैसे पेयरिंग अप करोगे? कैसे करोगे?
1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भरोगे, बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है, याद है सबको। और फाइनल, इसका आंसर तो डेल्टा टी के टर्म्स में आएगा ना, इसका आंसर तो डेल्टा ओ के टर्म्स में आएगा। तो डेल्टा टी का फॉर्मूला याद है कितना होता था? करके देखना, मैं आंसर लिख दे रहा हूं। फाइनल आंसर आएगा -2x/3। सबको समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सीएफएससी दे दिया जाएगा, बोलेगा बताओ क्या है। चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट आता है चेलेट इफेक्ट। चेलेट इफेक्ट बोलता है कि जो कॉम्प्लेक्सेस में पॉलीडेंडेट लिगेंड्स हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। और जितना ज्यादा 5 या 6 मेंबर रिंग होता है, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्स। अच्छा, पॉलीडेंडेट लिगेंड अगर बनाएगा तो चेलेशन बनाएगा ना, इस फॉर्मूला को क्या बोलेंगे? चेलेशन। जैसे पहले तो एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन पूछेगा विच इज मोर स्टेबल, NiNH3 6+2 ज्यादा स्टेबल है कि NiEN6 3+2 ज्यादा स्टेबल है? तो किसमें चेलेशन है? इसमें चेलेशन है। अब रीजन मतलब ऐसा क्यों होता है, चेलेशन में ऐसा क्या बात है, इसको याद रखना। एंट्रोपिकली फेवर्ड है, चेलेशन कंपाउंड इज एंट्रोपिकली फेवर्ड। क्यों, बताता हूं। तो एग्जांपल देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। मान लो मैं दो रिएक्शन लिख रहा हूं, Ni2 + 6 अमोनिया मिल करके NiNH3 6+2 बना रहा है, और Ni2 + 3En मिल करके मान लो NiEN3+2 बना रहा है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से, दोनों रिएक्शंस के डेल्टा H जो हैं ऑलमोस्ट सेम होंगे। कैसे बोल सकता हूं, बताओ तो यार। थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा H किए थे। डेल्टा H क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। अगर तुम थोड़ा सा नजर डालो तो NiNH3 6+2 में भी कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? अरे निकेल और N का ही बॉन्ड है ना। और इसमें भी कौन सा बॉन्ड है? सेम ही तो बॉन्ड है। मतलब बॉन्ड्स अगर देखोगे तो आपको यही बॉन्ड्स ऑलमोस्ट यहां सेम है। डेल्टा H का फैक्टर दोनों रिएक्शंस के लिए ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको।
ये समझ में आया सबको क्या बोला? डेल्टा एस का देखते हैं, डेल्टा एस दोनों रिएक्शन के लिए देखते हैं। डेल्टा एस को देखते हैं, दोनों रिएक्शंस के लिए डेल्टा एस क्या होगा बताओ, पॉजिटिव के नेगेटिव? एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑन प्रोडक्ट साइड आर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अरे यार दिख ही रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल 7 मॉलिक्यूल, यहाँ 1 मॉलिक्यूल 7 से 1 चला गया, यहाँ 1 और 3 4 मॉलिक्यूल 4 से 1 चला गया। डेल्टा एस दोनों रिएक्शंस के नेगेटिव है। चलो एक काम करते हैं, फाइनली डेल्टा G1 लिखते हैं। डेल्टा G1 क्या होगा? डेल्टा H1 माइनस T डेल्टा H2। ठीक है। अच्छा, और डेल्टा G2 क्या होगा? यार डेल्टा H दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। वहां तक नोट किए थे क्या? फिर से बताना पड़ेगा। आ जा रहा सबको? हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रहा। अच्छा वो नोट किए थे वहां तक? आवाज आ रहा है? यस सर, चेक किया था। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक। ठीक, चलो जो हम लोग कर रहे थे, इस रिएक्शन का और इस रिएक्शन का दोनों का जो डेल्टा G1 सॉरी डेल्टा H का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट क्या है? Same. सेम है। कुछ मान लेते हैं ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा G1 तुम लिखोगे 0 माइनस टी इंटू डेल्टा S1। क्या लिखें यार, सिंपल सा काम कर लेते हैं वैल्यू तो मालूम नहीं है, कोई नंबर सेट कर देते हैं। 7 मॉलिक्यूल में से 1 मॉलिक्यूल हुआ है तो फाइनल एंट्रोपी इज 1 -7 -6 मान लेते हैं। चलो सेकेंड रिएक्शन का डेल्टा G2 कैसे मानेंगे? 0 माइनस टी 1 से 3 4 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बना है तो -T इंटू -3 मान लेते हैं।
मुझे बताओ कौन सा ज्यादा नेगेटिव है, फर्स्ट रिएक्शन ज्यादा नेगेटिव है कि डेल्टा G2? डेल्टा G2 का रिएक्ट कौन सा जीरो के करीब है? देयरफॉर सेकेंड रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। सबको समझ में आया? ठीक है ना? सो जनरली चेलेशन कंपाउंड्स जो होते हैं आर वेरी स्टेबल, उनको बनाने में फायदा है। गॉट इट? और एक होता है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। अगर कोई लिगेंड भी हो, पॉलीडेंडेट लिगेंड हो, और उस लिगेंड में पहले से साइक्लिक रिंग भी हो, तब मुझे बताओ तब तो कितना खतरनाक चेलेशन होगा। फ्रॉम वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव चेलेशन। यहां पर कितना खतरनाक चेलेशन होगा यार। Such ligands are called macrocyclic ligands. और इफेक्ट को बोला जाता है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। स्क्रीनशॉट लो। इसका एग्जाम्पल, क्लोरोफिल एक मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स है। किसका? क्लोरोफिल एक मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम का। हीमोग्लोबिन किसका है? आयरन। तुम खुद सोचो, मैग्नीशियम एस ब्लॉक का है, तुम पढ़ाई कर रहे हो डी ब्लॉक वाले। तो और दुनिया में जितना भी ग्रीनरी है, उस ग्रीनरी का कॉज डी ब्लॉक नहीं है, और तुम पढ़ाई कर रहे हो डी ब्लॉक। क्यों? वाई डिड क्लोरोफिल मैग्नीशियम को भी क्यों चुना? जरूर मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैग्नीशियम बोला टेंशन मत ले, मेरे साथ मस्त लिगेंड्स बनाओ, मस्त चलेशन करो, अब तो खुश हो। बोलेगा हाँ चल जाएंगे, अब तेरे साथ भी खुश है। यही हुआ होगा, अदरवाइज एस ब्लॉक बना रहा है एक लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन तभी बना रहा है जब अच्छा खासा उसको एक्सटेंसिव चलेशन मिल रहा है। ठीक है? डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना? डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं। सर ये सब CFT के अंडर आता है। डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्स देखो क्या है। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में जो 11th वाला था, उसमें डिस्टॉर्शन का कारण क्या था बताओ? लोन पेयर।
लेकिन डी ब्लॉक में लोन पेयर डज नॉट कॉज डिस्टॉर्शन। क्यों? ये याद आ रहा है, मैंने पहले भी कहानी सुनाया इस पर। बिकॉज लोन पेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, सब भूल गए हो क्या? प्योर डी ऑर्बिटल। सच ऑर्बिटल्स आर, सच लोन पेयर्स को क्या नाम देते हैं? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। फिर भी there have been distortions observed in complex compounds। डिस्टॉर्शन तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी देखा गया है। स्क्रीनशॉट लो, बता तो इसका कारण क्या होगा? स्क्रीनशॉट लो। डिस्टॉर्शन के दो कारण, एक डिसिमेट्री ऑफ लिगेंड, एक मेटल रिलेटेड फैक्टर्स। अरे ऑब्वियस सा बात है, होता क्या है, मेटल होता है, लिगेंड होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर कर नहीं सकता, तो या तो मेटल किया होगा या लिगेंड किया होगा। एग्जाम्पल, डिसिमेट्री ऑफ लिगेंड का एग्जाम्पल क्या है? यार मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, क्या ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा क्या? बताओ। नो सर। ये तो वेरी मच ऑब्वियस है कि नहीं होगा। ऑल बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होंगे, नॉट बिकॉज ऑफ लोन पेयर। दिस इज वेरी मच ऑब्वियस। सम बॉन्ड लेंथ्स विल बी longer, some shorter, होना ही है, ऑब्वियस। मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, क्लोरीन का बॉन्ड है, ये बड़ा होगा ही, बड़ा साइज है। तो कुछ छोटे होंगे, कुछ। ये हो गया लिगेंड का डिसिमेट्री के कारण का फैक्टर। दिस इज वेरी मच ऑब्वियस, ये टेंशन वाली बात नहीं है। बट सर्टेन केसेस लिगेंड सेम है, yet there are distortions।
ठीक है। चलो वो देख रहा रिकॉर्डिंग में, जैसे कि एग्जाम्पल, ये जो टाइप का डिस्टॉर्शन है CuH2O6+2, ड्यू टू मेटल, मेटल मतलब कुछ होगा मेटल में खास बात, एंड दीज आर कॉल्ड Jahn-Taylor distortions. CuH2O6+ जानते हो कैसा है? परफेक्ट ऑक्टेडल नहीं है, ऐसा है। इनमें कौन से बॉन्ड छोटे हो गए हैं? ये दोनों बॉन्ड्स एक्सियल वाले बड़े हो गए हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। स्क्रीनशॉट लो। देखो, इन विच कॉम्प्लेक्सेस, व्हाट इज जेन टेलर थ्योरम? अब हम लोग के सिलेबस में से ये जानना है कि ये किन किन कॉम्प्लेक्सेस में ये डिस्टॉर्शन लगता है, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब नहीं, किन किन कॉम्प्लेक्सेस में लगता है। ये थ्योरम बोलता है कि एनी सिस्टम which has unsymmetrically filled d orbitals will try to attain stability and in this process will have to lower its symmetry. जैसे एग्जाम्पल, so in which complexes JTD is observed? Those that are non-linear and have unsymmetrical filling. स्क्रीनशॉट लो, बताता हूं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे एग्जाम्पल D4 का सिस्टम देखो, D4 सिस्टम देखते हैं, D4 सिस्टम। चलो लो स्पिन कैसे भरोगे? 1 2 3 4, ये अनसिमेट्रिकल फील्ड है। तो इसमें जैन टेलर डिस्टॉर्शन देखा जाएगा। हम लोग को बस यही जानना है जैन टेलर डिस्टॉर्शन किस में होगा, बस
सिलेबस में सिर्फ इतना है, क्या हुआ उसके बाद का कहानी नहीं जानना है, डिस्टॉर्शन देखा जाए, समझा? D5 सिस्टम हाई स्पिन होगा कि नहीं बताओ? कैसे भरोगे बताओ? हाई स्पिन मतलब पेयरिंग अप नहीं करोगे। सिमेट्रिकली फिल्ड है, क्या इसमें जेटीडी डिस्टॉर्शन होगा? नो जेटीडी। अरे सबको लो क्लियर है? स्पिन में पेयरिंग क्यों नहीं किया? कौन सा? अरे हाई स्पिन है ना। सर लो स्पिन ऊपर वाले में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाई स्पिन मतलब पेयरिंग होगा, सॉरी 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 हाँ सर। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको काम करो। ठीक है, अच्छा तो मुझे बताओ लेटस केसेस जहां जेटीडी ऑब्जर्व नहीं होगा, बताओ कौन से केसेस? D0। अच्छा D3 सिस्टम ऑब्जर्व होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा, No बिकॉज इट इज सिमेट्रिकली फिल्ड। हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, नहीं होगा। D5 का लो स्पिन केस हम लोग ने देखी, D5 का कौन सा केस देखा? अच्छा Low spin। लो स्पिन, अच्छा रुको रुको, मैं पहले लो स्पिन का मतलब क्या हो रहा होगा? लो स्पिन का मतलब वीक फील्ड पेयरिंग लेकिन। नहीं नहीं, लो स्पिन का मतलब हो जाएगा, हाँ सॉरी, लो, इसको दोनों को चेंज करो यार, मैं पहले ही सही लिखा था, ये भी हाई स्पिन ये भी हाई स्पिन। हाई स्पिन मतलब पेयरिंग अप नहीं होगा ना, हाँ सॉरी। लो स्पिन मतलब पेयरिंग अप, हाई स्पिन मतलब नो पेयरिंग, ठीक है। D5 का हाई स्पिन सिस्टम अभी जैसा हमने देखा, सिमेट्रिकल फील्ड। अच्छा D6 का लो स्पिन बताओ कैसा होगा? सिमेट्रिकल। लो स्पिन मतलब पेयरिंग अप, एकदम सिमेट्रिकल सिस्टम है, कोई जेटीडी नहीं होगा। D8 देखते हैं, D8। D8 को स्ट्रॉन्ग में भरो कि वीक में भरो? सिमेट्रिकल। दिख रहा है सिमेट्रिकल, ऊपर भी नीचे भी, तो इन सब, और D10 सिस्टम तो है ही। नो जैन टेलर डिस्टॉर्शन। स्क्रीनशॉट लो। सर D8 का हाई स्पिन कैसे होगा? D8 का हाई स्पिन में तो ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई फर्क क्या ओके होगा? सर। नहीं सर। सो हम लोग को ये जानना है कि कहां कहां जैन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, कहां कहां नहीं होता है। अब Cu2+ कौन सा सिस्टम है? Cu2+, जैसे CuH2O6+2 था, ये Cu2+ सिस्टम था D9। D9 सिस्टम चेक करो तो कैसा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर में दिख रहा है अनसिमेट्रिकल फिलिंग,
देखो क्या होगा बताओ, जैन और इसमें भी याद रखना, जैन टेलर डिस्टॉर्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक जेड आउट बोलते हैं, एक जेड इन बोलते हैं। जेड आउट में क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड्स इलोंगेट हो जाते हैं, एक्सियल इलोंगेशन, और जेड इन में एक्सियल बॉन्ड्स के लॉन्ग कंप्रेशन हो जाता है। ये बड़े हो जाते हैं, छोटे रहते हैं, वाई वाई। और इसमें क्या होता है, ये वाले वैसी, ये वाले छोटे। मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कहीं भी EG1 EG3 दिखाई पड़े, T2G1 या T2G4 दिखाई पड़े, तो ये हो जाएगा Z आउट हमेशा, ये हो जाएगा Z इन। पता नहीं यार नेट को क्या हो गया। सबको तो वो EG2 था, EG3। EG3 जैसे Cu2+ में क्या दिखाई पड़ा था बताओ, EG3। इसीलिए कौन सा सिस्टम था, जेड आउट। जेड का मतलब जेड एक्सिस को मानो जेड आउट, ठीक है। जेड आउट में क्या होता है, दो एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर और चार बॉन्ड्स शॉर्टर। समझा सब लोग।
thermodynamic stability of complex. ये डिपेंड करता है CFSE, हमने जस्ट किया अभी। जितना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल चलेशन पर। मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रेंथ पर ऑब्वियस सा बात है, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। यार एक और फैक्टर है, ध्यान देना, JTSE। अब तुम ये सिलेबस में नहीं है, बट जैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होता है ना यार, तो सिस्टम कुछ करता है। जैन टेलर डिस्टॉर्शन के लिए किसी एक बॉन्ड को बड़ा करना, किसी एक बॉन्ड को छोटा करना, क्यों ये सह रहा होगा? अगर ये काम कर रहा है तो जरूर किसी फायदे के लिए कर रहा होगा ना। तो ये करने में फायदा मिला होगा, कैसे मिला वो सिलेबस में नहीं है। तो इसको करने से जो फायदा मिलता है, जैन टेलर डिस्टॉर्शन को सहने से, ऑब्वियस बात है कर रहा है, तो मैंने लाइन लिखाया है कि ये करता है ताकि स्टेबल बने। तो ये भी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। और CFSE खुद किस सब पे डिपेंड करता है बताओ? CFSE अगर याद हो तो उसके फैक्टर में डेल्टा O आता था कि नहीं? तो डेल्टा O जितना ज्यादा स्प्लिटिंग उतना ज्यादा CFSE। और ये खुद किस पर डिपेंड करता था याद है? ऑक्सीडेशन स्टेट, Z इफेक्टिव, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे फैक्टर्स। स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ बोलो। सर तो जितना ज्यादा JTD होगा उतना बेटर है क्या? हाँ उतना बेटर है। ओके। ठीक है, अब देखो, अब याद रख लेना, ये एक इरविंग विलियम सीरीज है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 3D के लिए ये ऑर्डर है। रीजन पूछोगे सर ऐसा क्यों? सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, दिस इज द ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का ऑर्डर है ये। और कॉपर याद रखना इस टॉपर। क्यों? कॉपर का कॉम्प्लेक्स इतना स्टेबल का क्यों है? यहां पर कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर गया होगा? But above series is for 3D coordination number 6 plus 2 state and non-chelating ligand. How do you explain this order? ये जा करके करोगे ना तो यहाँ का ऑर्डर CFSE से एक्सप्लेन किया गया है।
सबका निकाल के देखो CFSE कोऑर्डिनेशन नंबर 6, TI+2 सिस्टम, D1 सिस्टम, D2 सिस्टम, सबका निकाल के देखो, यही ऑर्डर आएगा। वैसे याद कर लेना है, लेकिन रीजन अगर पूछोगे तो ऐसा ही कुछ है। और Cu2+ क्यों जीत गया? बिकॉज वहां कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर गया? JTSE। स्क्रीनशॉट लो। तो इसमें MN नहीं आता। MN का थोड़ा कम नहीं दिया हुआ है, इरविंग विलियम सीरीज में MN नहीं। ओके सर। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस पूछा जाएगा NiH2O6+2 ज्यादा स्टेबल कि CuH2O6+2 ज्यादा स्टेबल? आंसर पूछा जाएगा NiNH3 6+2 ज्यादा स्टेबल कि NiEN3+2 ज्यादा स्टेबल? आंसर EN वाला। K3FeCN6 ज्यादा स्टेबल? ये रीजन +3 स्टेट है, यहाँ +2 स्टेट है, याद आ रहा है? +3 ज्यादा होगा तो ज्यादा ही क्लोज अप्रोच करेगा लिगेंड। ये सब चीजें याद आ रही हैं? ज्यादा क्लोज अप्रोच करेगा तो ये गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो उतना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अच्छा, ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये ज्यादा स्टेबल होगा? अब ध्यान देना, कॉपर +2 केस है। जब JTD के साथ चेलेशन हो तब चेलेशन से स्टेबिलिटी कम हो जाता है। स्क्रीनशॉट लो, बताता हूं। CuEN3 में JTD लगा हुआ है। क्या अच्छा बॉन्ड बनेगा? क्या ये दो बॉन्ड बड़े होंगे, ये बॉन्ड छोटे होंगे? क्या ये अच्छा चेलेशन करेगा? क्या अच्छा चेलेशन नहीं है? क्यों? बिकॉज सम बॉन्ड्स दिख रहा है, येलो वाला बॉन्ड लॉन्गर है, ग्रीन वाला बॉन्ड शॉर्टर है, सिमेट्रिकल नहीं है। NiEN32+ में कोई JTD है क्या? हर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। एकदम मस्त चेलेशन है। So, does chelation always increase stability? क्या होगा आंसर? नो। नो। JTD प्लस चेलेशन अगर आ जाए तो कभी कभी स्टेबिलिटी कम हो जाता है।
परफेक्ट एग्जाम्पल, कॉपर के केस में चेलेशन अच्छा नहीं है। स्क्रीनशॉट लो। सिस वर्सेस ट्रांस का स्टेबिलिटी कोई पूछेगा, यार सिस कैसा रहेगा, चलो ट्रांस कैसा रहेगा। ट्रांसफॉर्म याद आ रहा है, पानी को ऐसे बनाओगे, जेटीडी लगा हुआ है बट यहां चलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? जेटीडी है बट फिर भी चलेशन से प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? बॉन्ड लेंथ सेम वाले बना रहे हैं ना यार। लेकिन सिस वाले में तो आपको पानी को क्या करना पड़ेगा, आपको पानी को तो एडजेसेंट रखना पड़ेगा। यहां तो प्रॉब्लम है। कौन ज्यादा स्टेबल? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब एक काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ओवर ही है, नेक्स्ट क्लास हाफ एन आवर लगेगा, उसके बाद ये खत्म है। आफ्टर दैट वी विल गो विथ एस ब्लॉक। नेक्स्ट क्लास से एस ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा।